अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वो इस वक्त तुर्की के दौरे पर हैं और ये 2 रोज़ा दौरा है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ DGISI और उसके साथ साथ DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी आई बिलीव। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक पूरा डेलीगेशन है। DG ऑपरेशंस का बहरहाल मुझे कंफर्म नहीं है। DGISI है आर्मी चीफ और कुछ दूसरे डेलीगेशन के हाई रैंक ऑफिशियल्स। इनकी मुलाकात न सिर्फ टर्किश प्रेसिडेंट से हुई है, टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के चीफ से हुई है और तुर्किया की लीडिंग डिफेंस कंपनीज की जो फैसिलिटीज है उनका दौरा भी करवाया गया है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के इस विजिट से पहले इंडियन सोर्सेज ये क्लेम कर रहे थे कि तुर्किया ने अपना साइपर 1 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है पाकिस्तान को। इस पर हमने वीडियो बनानी थी बट उस दौरान चूंकि ये ईरान वॉर भी चल रही थी, दूसरी नई अपडेट्स भी आ रही थी, तो वो टॉपिक हमसे तब मिस हो गया। ये जो साइपर एयर डिफेंस सिस्टम वाला एक मामला है इसको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है अटैक हेलीकॉप्टर्स को, बिकॉज T-129 बेशक अमेरिकन इंजन की वजह से पाकिस्तान को नहीं मिल सके बट अभी भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनमें इंटरेस्टेड है। और T-129 के बारे में बता दूं कि ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान की उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए डिजाइन किया गया था, या मैं यूं कहूं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस Z-10ME से भी ज्यादा पाकिस्तान फेवरेबल है। ये अगर आप एविएशन के किसी ऑफिसर से पूछे तो वो आपको बेहतर तौर पर ये चीजें बताएगा बहरहाल। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है वो भी। इसकी डिटेल्स में अगर हम जरा डिगिन करें तो आपने ये खबर तो सुन ली होगी कि ग्रीस को इंडिया ने ब्राह्मस मिसाइल्स ऑफर किए हैं और ग्रीस तुर्किया के साथ लगता है। तुर्की के साथ उनका लैंड का डिस्प्यूट भी है और जो मेडिटेरेनियन सी है, दोनों मुल्कों की समुद्री हदूद है, उनका भी डिस्प्यूट है। जब से इंडिया ने ऑफर किया है ब्राह्मस मिसाइल ग्रीस को तो वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, एक अच्छा वेपन सिस्टम है, तो तुर्किया की तरफ से उस पर सॉर्ट ऑफ डिसअप्रूवल शो किया गया कि भाई हम इस चीज को अप्रूव नहीं करते कि तुर्की ग्रीस को इस तरह के स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम्स दे, और अगर तुर्की इस तरह का कोई वेपन सिस्टम ग्रीस को देगा तो उससे खित्ते का तवाजन या कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। उसके बाद इंडियन मीडिया सोर्सेज ने क्लेम किया कि तुर्की ने अपना साइपर 1 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर कर दिया है। साइपर 1 बेसिकली तुर्की का एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी पूरी फैमिली है। इसका ब्लॉक 1 ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की रेंज देता है, ब्लॉक 2 150 प्लस किलोमीटर की रेंज देगा और ब्लॉक 3 इस वक्त डेवलपमेंट में है। अगर मैं ब्लॉक 1 की बात करूं तो ब्लॉक 1 कहने को सिर्फ एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी सर्विलेंस कमांड सेंटर है। यानी कि इसमें यूज होता है ALP-310G अर्ली वार्निंग रेडार। बेसिकली ये एस बैंड रेडार है और मैक्सिमम ये रेंज प्रोवाइड करता है 450 किलोमीटर से ज्यादा। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे बेस्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। 360 डिग्री की कवरेज देता है, यानी कि चारों तरफ देख सकता है। इससे पहले ये रेडार्स जो होते थे आज से 15 साल 20 साल पहले उनकी कवरेज लिमिटेड होती थी, यानी कि कुछ रेडार लेट्स सपोज 250 डिग्री की कवरेज दे रहे हैं, वो 3 साइड पर देख सकते थे, चारों साइड पर नहीं देख सकते थे। लेकिन जो मॉडर्न रेडार्स आ रहे हैं, इवन जो पाकिस्तान ने भी न्यू डेवलप किए हैं अपने आईसा रेडार्स, चाहे हम मचान की बात करें या दूसरे रेडार्स की, तो ये तमाम 360 डिग्री की कवरेज देते हैं। फिर उसके बाद आता है इसका एसेलसान का बनाया हुआ एक्रेप 1000G फायर कंट्रोल रेडार। ये एक्स बैंड रेडार है। बेसिकली जो अर्ली वार्निंग या डिटेक्शन के लिए रेडार यूज होते हैं वो एस बैंड होते हैं या एल बैंड भी हो सकते हैं। और जो फायर कंट्रोल रेडार होते हैं, अब ये जो फायर कंट्रोल रेडार होते हैं इनका काम होता है कि फायर किए गए मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करना। जो रेडार डिटेक्ट करता है वो बताता है, फायर कंट्रोल रेडार को डाटा फीड करता है कि भाई ये टारगेट इस कोऑर्डिनेट्स में इस जगह पर मौजूद है। फायर कंट्रोल रेडार उसको कंफर्म करता है, उस पर मिसाइल्स को लॉक करता है। कमांड सेंटर फिर हुक्म देता है कि भाई मिसाइल फायर किया जाए। मिसाइल को फायर किया जाता है और उसकी जो गाइडेंस होती है, मिड कोर्स गाइडेंस, दैन इवन टर्मिनल फेज में भी टारगेट की तरफ जब गाइड किया जाता है तो वो ये फायर कंट्रोल रेडार करता है। साइपर का ब्लॉक 1 जो एक्स बैंड रेडार यूज करता है या फायर कंट्रोल रेडार यूज करता है, ये एक वक्त में 100 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। खासतौर पर नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट तो 3-4 के नंबर्स में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 के नंबर में आ जाएंगे, लेकिन ये जो 100 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक करने वाली इसकी कैपेबिलिटी है, ये अहम होती है ड्रोन वॉरफेयर में। और इन रेडार्स को सिर्फ आप साइपर के साथ नहीं बल्कि लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान के लिंक 17 के साथ ये इंटीग्रेटेड होते हैं तो इन्हें पाकिस्तान अपने दूसरे रेडार के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है। यानी कि लेट्स सपोज इसका फायर कंट्रोल रेडार लेट्स सपोज 150 किलोमीटर दूर किसी टारगेट को लॉक कर लेता है तो उस पर एक फिजा में उड़ता हुआ JF-17 या J-10C भी मिसाइल फायर कर सकता होगा। तो ये इंटीग्रेशन होती है। इससे सिर्फ साइपर का रेडार साइपर के लिए नहीं बल्कि दूसरे सिस्टम्स को भी हेल्प आउट कर सकता है। फिर उसके बाद दूसरी आम चीज जो पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है तुर्की के साथ वो है
T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स। T-129 के लिए फिलहाल तुर्की अपना एक इंडिजिनस इंजन बना रहा है, लेकिन अभी तक के लिए वो टेस्टिंग और ट्रायल बेसिस में है। फिलहाल इसमें यूज हो रहा है यूएस इंजन, और उस अमेरिकन इंजन की वजह से ही T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को नहीं मिल पाए थे। हालांकि पाकिस्तान ने इनकी एक बड़ी डील साइन भी कर ली थी जनरल बाजवा के दौर में। जब वो डील पाकिस्तान की कैंसिल हुई या सॉर्ट ऑफ सस्पेंड हो गई, तो उसी वजह से आज हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के रीजन में पाकिस्तान के पास एयर पावर की कमी है, और अभी भी जो ऑपरेशन शाबान हो रहा है वहां पर, तो केपीके से कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स वहां लिमिटेड नंबर्स में हम लेके गए हुए हैं ताकि वहां एयर पावर का जो गैप है उसे फिल किया जा सके। तो ये एक सीरियस इशू है। अभी पाकिस्तान ने Z10M लिए हैं, लेकिन उसके लिमिटेड यूनिट्स ही पाकिस्तान के पास मौजूद है, और उन्हें डिप्लॉय किया गया है इंडियन साइड पर, क्योंकि वहां भी जरूरत है। तो T-129 को लेकर पाकिस्तान दोबारा कोशिश कर रहा है। लेट्स सपोज अगर अमेरिका से अप्रूवल मिल जाता है उनकी इंजन्स की एक्सपोर्ट को लेकर, तो T-129 पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके चांसेस एग्जिस्ट करते हैं, बट इसके बारे में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूंगा। इसके अलावा दूसरे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान और तुर्की के जॉइंटली चल रहे हैं, जिसमें कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। नेवी के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जिनाब फ्रिगेट में कई टर्किश इक्विपमेंट यूज होगा, और कह लें कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इस जिनाब फ्रिगेट को बना रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्टिलरी शेल्स, तुर्की की जो कंपनीज है वो पाकिस्तान की प्राइवेट फर्म्स प्लस गिड्स के साथ मिलकर आर्टिलरी शेल्स को डेवलप करने के लिए, खास तौर पर गाइडेड आर्टिलरी शेल्स जिन्हें सैटेलाइट गाइडेंस के थ्रू आप लॉन्ग रेंजेस पर गाइड करवा सकते हैं और पिन पॉइंट एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। सो वहां भी जॉइंटली काम किया जा रहा है, और एक दो फैसिलिटीज आई बिलीव इस वक्त अपनी डेवलपमेंट फेजेस में है। इसके अलावा अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट ये वो 3-4 मेजर चीजें हैं जिस पर पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त काम कर रहे हैं, निगोसिएशंस चल रही हैं। इस बारे में हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें बेहतर अपडेट्स फ्यूचर में देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।